हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर सेशन ऑफ डीप इनटू डेवऑप्स। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद अमेरिकन एक्सप्रेस। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इट वाज बीन अ डिले, सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज एज़ आई वाज बिजी इन सम पैरेलल टास्क। बट अब मेरे पास बैंडविड्थ है, सो डेफिनेटली रेगुलर वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। मोर अपॉन नॉट ओनली दैट, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ-साथ अब मैं टैक्स और टूल्स जो भी चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, उन लोग के लिए भी लेके आऊँगा जो उनके लिए बेनिफिशियल्स होगा मार्केट लेवल में रेडी होने के लिए और इस तरीके के इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए। नॉट ओनली दैट, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद मैं अभी वर्क कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर, इसके लिए भी मैं बना रहा हूँ इसको मैं और इसमें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाल रहा हूँ कि क्या डेवऑप्स इंजीनियर की डेली लाइफ होती है, क्या सिर्फ हम सीआई/सीडी में काम करते हैं, क्या सिर्फ अपन YAML फाइल्स लिखते हैं या हम कोडिंग ही नहीं करते। तो जो भी मिथ है या जो भी वीडियोज़ आप देखे होंगे कि हम सिर्फ सीआई/सीडी इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं, अलग-अलग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते रहते हैं, YAML फाइल्स बनाते हैं, ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, तो क्या ये हमारा डे टू डे एक्टिविटी होता है कि इसके अलावा भी हम जो है अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग चीज़ें करते हैं? और किस टाइप के काम में सपोर्ट्स में डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है? कोई डेवलपर जो इन्वायरमेंट में है, जो कोड्स लिखते हैं, वो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है? कोई R&D टीम में है, इनिशियल अपनी कंपनी के जो कि क्लाइंट से डील नहीं करते, वो एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर क्या करते हैं? उसका मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दूँगा। सपोर्ट्स में मेनली जो फ्रेशर्स जाते हैं, वो किस तरीके से उनको क्या-क्या टास्क असाइन करते हैं, कौन-सा टिकटिंग टूल वो यूज़ करते हैं। देन जो डेवलपमेंट में जाते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट डीलिंग होती है, एस्केलेशंस क्या होते हैं, ये सब मैं लेके आऊँगा डे टू डे लाइफ ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। स्क्रम्स कॉल क्या होते हैं, अजाइल मेथोडोलॉजी हम कैसे फॉलो करते हैं, सिस्टम डेमो हम कैसे देते हैं, कोडिंग करते हैं कि नहीं करते, YAML फाइल कहाँ से लिखते हैं, कौन से सोर्स कोड हम यूज़ करते हैं, ये सब के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं डे टू डे लाइफ ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर के कंटेंट में वीडियोज़ में लेके आऊँगा। बट आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद द अमेरिकन एक्सप्रेस। हर इंटरव्यू में अलग-अलग कॉन्सेप्ट में ले आ रहा हूँ। कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मेरे को लिंक्डइन से कॉल हुई, कोई इंटरव्यू जिसको मैंने वॉक इन जाके दिया, कुछ इंटरव्यू थे जिसको मैंने लिंक्डइन नौकरी यहाँ से मेरे को अप्लाई हुआ और वो आगे बढ़ा। एंड दिस वन इज़ नाउ समथिंग डिफरेंट। ये जो है, ये मुझे वाया रेफरल मिला। सो इट्स नॉट समथिंग कि मैंने इनिशियली अप्लाई किया या कोई पोर्टल को प्रेफ़र किया। सो इट इज़ समथिंग जो मुझे मेरे सीनियर जो मेरे ऑर्गनाइज़ेशन में सीनियर थे, उनके थ्रू मुझे रेफरल मिला। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आपका एक कम्युनिकेशंस है और आपके सीनियर्स कोई अच्छे बड़े एमएनसीज़ में हैं या उस कंपनी में काम करते हैं, सो इट कैन बी ईज़ी फॉर यू कि आप रेफरल ले सकते हैं अगर इंटरनल ओपनिंग्स है तो। उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था, लिंक्डइन में पोस्ट किया हुआ था कि देयर आर सम ओपनिंग्स, तो उसमें मैंने उनको रिवर्ट किया एंड दिस इज़ हाउ बहुत ईज़िली उन्होंने मेरे मैं एक बार उनसे फ़ॉलो-अप भी लिया मिड में कि इज़ देयर एनी प्रोसेस गोइंग ऑन कि ये बंद हो गया है? तो उन्होंने बोला सॉरी आई फॉरगॉट। उन्होंने मेरा नाम दिया एंड बाय मंडे मेरा जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। तो रेफरल बहुत वर्क करता है रेदर देन सर्चिंग फॉर समवन। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो तो अपने कनेक्शन बना के रखिए, लिंक्डइन में लोगों से कनेक्ट कीजिए और मान के देख लीजिए। इट्स नॉट समथिंग कि आपको कोई कॉस्ट उसमें लगता है, जस्ट समथिंग कि आप पूछ लिए इफ इट्स अगर आपकी उससे बॉन्डिंग अच्छी है या वो आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थे, माइट बी एक चांस कि वो आपको रेफर कर दे और आपको डायरेक्टली इंटरव्यू का मौका मिल जाए। ओके, सो ये लोकेशन जो था नोएडा लोकेशंस के लिए था, नोएडा या गुड़गांव लोकेशन 2 के लिए आया था। नॉर्थ इंडिया लोकेशन के लिए था अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए। ये मिड हाई और 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के लिए था जो रूल्स उनका रिक्वायरमेंट था। तो 5 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए उनको रिक्वायरमेंट था डेवऑप्स इंजीनियर का, मिड सीनियर लेवल के लिए आप बोल सकते हैं। ओके, लोकेशन मैंने बता दिया है। इंटरव्यू का क्या रोड मैप था तो भी मैं जल्दी बता देता हूँ। बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट ये प्रोसेस रहा मेरे लिए। ओके, इसको पहले ऐसा स्क्रीन का आपको कॉल आता है। फर्स्ट रेफरल के बाद क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। आप जब किसी से रेफरल देते हैं, जैसे आपने उनको पोस्ट किया कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट, तो वो आपको वाया मेल आपका रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम माँगते हैं और रिज्यूम माँगने के बाद वो अपने एंड से उस वैकेंट पोजीशन से, जैसे रेफरल पोजीशन से उसमें अप्लाई करते हैं। बट आपके एंड से भी जो पोजीशंस वैकेंट है, 2 केस होता है, या तो सिर्फ आप उनको भेज दिए, वही अपने एंड से सब चीज़ कर दिए और आपका एप्लीकेशंस आ गया। सेकंड होता है आपको भी अपने एंड से जो वैकेंट पोजीशन दिख रही है, उसका फॉर्म आपको भी अपने एंड से भरना होता है, जिसमें आपको पूरे इन्फॉर्मेशंस, अपने एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपका नेम, लोकेशंस जो भी है, क्या सैलरी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है, ताकि ये जाके एचआर राउंड में हेल्पफुल हो कि आप किस डोमेन में हैं, आपकी इन्फॉर्मेशंस क्या-क्या है, कितने साल की एक्सपीरियंस है, कौन से डोमेन में है, क्या टैक्स एंड टूल्स जो है आपने यूज़ किया, इस तरीके से। सो ये इनिशियल स्क्रीनिंग होता है आपका एचआर से और उसके बाद आपको कॉल आता है, जैसे बाकी में आता है कि इस तरीके से है, कॉल्स तो आपको एचआर से आएँगे ही आएँगे।
बहुत लंबा डिस्कशन वो करते नहीं है। सीटीसी एक्सपेक्टेशन, नोटिस पीरियड, रिलोकेशन की, जैसे मैं पुणे में था, तो अब ये जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए था, गुड़गांव और नोएडा के लिए, तो आप क्या विलिंग है, क्या रीज़न है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये इस तरीके से एक बेसिक सा क्वेश्चन वो पूछता है, जिसको आई थिंक इट्स इजी, अगर आपको डेली एचआर से बात करते हैं तो टैकल कर लेंगे। सेकंड, आफ्टर सेकंड डे, सचिन नाम के थे, मैं पूरा नाम तो बता नहीं सकता, सचिन नाम के थे एचआर। के बाद फिर आगे जब हम बढ़े टेक्निकल में, तो वहाँ पे 2 दिन बाद, एक एक या 2 दिन बाद मुझे टेक्निकल का आया, इनवाइट आया। सचिन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि एट इवनिंग वी हैव टू बी शेड्यूल द टेक्निकल इंटरव्यू। तो उस तरीके से था। इसमें 3-4 लोग थे जिनको उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, और एक खुद एचआर थे, वही जिन्होंने मुझे कॉल किया। तो यहाँ से पहला जो टेक्निकल राउंड था वो हो गया विद इन 1 और 2 डेज, आप बोल सकते हैं एचआर स्क्रीनिंग के बाद विद इन 1 और 2 डेज आपका टेक्निकल राउंड शेड्यूल हो जाता है। लेकिन टेक केयर ऑफ वन थिंग कि अगर अच्छा स्क्रीनिंग हुई है तो इट डजंट मीन अगर आपका रिज्यूम है शॉर्टलिस्ट हो या ना हो। तो अच्छे उसमें कीवर्ड्स यूज़ कीजिए, स्किल्स यूज़ कीजिए, ताकि वो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा हो। तो किसी ने रेफरल किया और रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन 100% नहीं होती। ओके। टेक्निकल में मोर अपॉन मैंने कुछ हार्ड क्वेश्चंस ही लिखे हैं, क्योंकि ये मिड सीनियर 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए थे, तो मैंने इसमें सिर्फ सिंपल या सिंगल लाइनर क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। मोर अपॉन उनका प्रोसेस ऐसा था कि उन्होंने रिज्यूम को शेयर किया हुआ था, सब 3-4 पैनल में थे। आई कैन से 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। काफ़ी एज के थे, बट दे वर क्वाइट, वो ज़्यादा बहुत शांत तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन्होंने मेरा रिज्यूम खोला, और क्योंकि जब आपका रेफरल के थ्रू जाता है तो आपके बारे में और कुछ उनको नहीं होता, रिज्यूम ही रहता है जो एक सोर्स होता है जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछ सकें। रिज्यूम के बेसिस में ही हाई लेवल उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, और इसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपको नज़र नहीं आएँगे जो बिट ईज़ी है या सिंगल लाइनर में है। तो सिंगल लाइनर से स्टार्ट तो होती थी, बट हाई तो मैंने ज़्यादा हर क्वेश्चंस को फिर से नोट डाउन ना करके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, मैंने उसमें लिख दिया है। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, आपके इंट्रोडक्शन से ही राउंड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, और अपने बारे में कुछ बताइए कैमरा ऑन करके। तो मैंने अपने बारे में बताया। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल इंटरव्यू था ये। तो टीम्स में था, उन्होंने कैमरा ऑन करके इंट्रोडक्शन मांगा, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद मुझसे पूछा कि आपने किस किस टाइप के प्रोजेक्ट और किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ डील किया है। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ क्वेश्चन जो वो था कि जो मेरे रिज्यूम से उन्होंने पूछा कि यू हैव इम्प्लीमेंटेड, यू मेंशन इम्प्लीमेंटिंग मल्टी क्लाउड डिजास्टर रिकवरी यूजिंग AWS S3, Azure Blobs and GCP cloud storage. So how did you handle consistency, failure rate, security when one cloud provider was partially unavailable? तो ये बेसिकली क्वेश्चंस क्या था कि हम जो थे, हमारे जो फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं, मेरे रिज्यूम में लिखा हुआ था, फाइल्स एंड फोल्डर को हम क्या करते हैं, S3 बकेट में AWS पे स्टोर करते हैं, जो भी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन हो गया या कुछ भी एक्सेल फॉर्मेट में CSV में। हम उसको क्या करते थे कि टू फॉर द डिजास्टर, इसमें कुछ सेंसिटिव डेटाज होते थे, तो हमारे पास अपना एज्योर का भी इन्वायरमेंट था, GCP भी था, तो हम लैम्डा फंक्शन यूज़ करते थे, पाइथन फाइल लिखते थे, और वो फाइल जो था, और कुछ उसके जो सीक्रेट्स होते थे एज्योर और GCP को कनेक्ट करने के, ये बेसिकली सीक्रेट मैनेजर में स्टोर होते थे। तो एक पाइथन फंक्शन इस तरीके से लिखते थे ताकि ये GCP का भी सीक्रेट से ले ले, एज्योर का सीक्रेट्स ले ले, वहाँ जाके कनेक्ट करे और वहाँ फाइल को स्टोर करे जीसीपी क्लाउड बकेट में यहाँ पे, ताकि इन केस अगर हमारे रीजन में भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये मल्टी क्लाउड में आपके जो फाइल्स है और इन्फॉर्मेशन है, कुछ एसओपीज रहते हैं, वो स्टोर रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे। सो ये पर्पस था, ये मेरा रेज्यूम लिखा हुआ था, तो मल्टी क्लाउड का उसमें कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने यही पूछा कि डिजास्टर रिकवरी आप कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कीजिए और क्या-क्या इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमको सीक्रेट चेंज करना होता है, तो उसमें इश्यूज़ आती है। मान लो कोई उस पर्टिकुलर रीज़न का वो उड़ गया, तो एंटायर फंक्शन भी फेल हो जाता है अगर आप उसमें क्लोन जॉब लगे हैं तो। तो क्या-क्या इश्यूज़ हैं, अगर 2-3 अगर आप बता सकें तो। सेकंड वाज़ क्रॉस अकाउंट AWS ऑटोमेशंस। तो हम इंटरनली भी आप AWS ऑर्गेनाइज़ेशन अगर यूज़ किए हुए हैं, जिसमें आपने अगर एक AWS ऑर्गेनाइज़ेशन कंट्रोल प्लेन और LZA मिला के आपने एक पूरा सेटअप किया हुआ है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि आप जो है लैम्बडा, क्लाउड फॉर्मेशन, स्टैकसेट, SNS और SQS क्रॉस अकाउंट प्रोविजनिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे? क्या और कैसे फ़ील करेंगे अगर आप एक 50 प्लस AWS अकाउंट यानी रिसोर्स अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, AWS का जो ये आपका सर्विस अकाउंट में डिप्लॉय होगा। स्टैकसेट अप्रोच, अगर किसी को पता है स्टैकसेट अप्रोच क्या है तो वेल नोन होगा। जेसन फाइल में इसको लिखा जाता है और इसमें मल्टीपल आप ऑटोमेशन कर सकते हैं स्टैक फंक्शन से। तो अगर नहीं पता मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं
डेमो आपको दिखा दूंगा। 50+ अकाउंट या इसमें 100+ अकाउंट रिसोर्स अकाउंट को ट्रिगर कर सकते हैं थ्रू स्टैक सेट और चेन सेट अप्रोच से। तो अगर ये क्वेश्चंस का आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा एक डेमो, ठीक है। टेराफॉर्म्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू प्रिवेंट स्टेट करप्शंस एंड एक्सीडेंटल रिसोर्स डिलीशंस व्हेन मल्टीपल टीम्स आर डिप्लॉइंग इन पैरेलल। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन टेराफॉर्म में हमेशा पूछते हैं कि अगर आप किस तरीके से करप्शन जो स्टेट फाइल है उसके करप्शन को प्रिवेंट करेंगे, और जब मल्टीपल टीम मेंबर्स एक ही साथ एक काम कर रहे हैं पैरेलली तो किस तरीके से टेराफॉर्म का उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे बता सकते हैं, और रीयूजेबल मॉड्यूल क्या होते हैं, वर्क स्पेसेस क्या होते हैं। मीन्स तो वर्क स्पेसेस जैसे कि होता है अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए डेव क्यूए प्रोड सोर्स के लिए वर्क स्पेसेस होते हैं, उसमें सेपरेट स्टेट फाइल्स होती हैं। टेराफॉर्म मॉड्यूल्स तो होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए रीयूज कर सकते हैं। वीपीसी के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको आप मॉड्यूल्स में डाल सकते हैं क्योंकि ये कॉमन रहेंगे। नेम्स और उसके वैल्यूज भले बदल सकते हैं बट पैरामीटर्स कैन नॉट बी चेंज, तो रीयूजेबल टेराफॉर्म मॉड्यूल्स हो जाते हैं। मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी एक होता है जिसमें हम S3 एंड बैक एंड बकेटिंग यूज करते हैं, डायनेमोडीबी लॉकिंग का, ताकि पैरेलल एग्जीक्यूशन में फेलियर ना हो। तो इस तरीके से चालू यूज करते हैं टेराफॉर्म का। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। कुबरनेटिस सर्विसेज और RBAC जो है रोल बैक एक्सेस कंट्रोल, वहां से क्वेश्चन था हाउ वुड यू आइसोलेट अ कॉम्प्रोमाइज पॉड इन एन EKS क्लस्टर विदाउट इम्पैक्टिंग द नेम स्पेस इन प्रोडक्शन कंसिडरिंग RBAC, IRSA एंड नेटवर्क पॉलिसीज। तो ये क्वेश्चन था। ये सब बेसिकली एक पॉलिसीज है, एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके पॉड को। RBAC होता है, इसमें आपको बहुत सारे आप उसमें रेस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं, रीड राइट या किस तरीके से आपका जो पॉड एक्सेस हो थ्रू द टीम सर्विस अकाउंट को, तो उस तरीके से आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्शन में किस तरीके से आपने नेटवर्किंग पॉलिसीज एंड ऑल दोस को यूज किया है। तो एक और क्वेश्चन था CI/CD DevSecOps। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था फाइट पाइपलाइन से। एट व्हाट एग्जैक्ट स्टेट डू यू पेल द पाइपलाइन फॉर वल्नरेबिलिटीज एंड हाउ वुड यू अवॉइड ब्लॉकिंग अर्जेंट हॉट फिक्सेस। तो हॉट फिक्सेस क्या होती है बेसिकली, अगर इस टर्म से फिक्स ना हो तो जैसे कुछ छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं जो हमको बाद में एकदम प्रोडक्शन में या प्री प्रोड में पता चलती हैं, तो उसमें हम पूरा ही स्टॉप नहीं कर देते, हम उसे उस समय अर्जेंटली फिक्स कर देते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं। तो उसको बोलते हैं हॉट फिक्सेस, जो स्मॉल टर्म्स में फिक्स हो जाए, ठीक है। सो एट व्हाट एग्जैक्ट स्टेट डू यू फेल द पाइपलाइन को वल्नरेबिलिटी यानी आपका जो कोड है या उसके उसके स्टैंडर्ड लेवल चेक करने के लिए सोनार क्यूब या ट्रीवी हम यूज करते हैं, तो उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ था। एंड देन एक क्वेश्चन था गिटऑप्स का रिलेटेड कि हाउ डू यू हैंडल सीक्रेट रोटेशंस एंड नॉट ऑटोमेटेड रोल बैक इन गिट्स ऑफ डायरेक्ट कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। तो कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट आपको पता है, ब्लू-ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है, कैनरी डिप्लॉयमेंट होता है, रोल बैक रोल आउट डिप्लॉयमेंट होता है। तो उसमें आपने गिटऑप्स का बता दीजिए क्योंकि आर्गो सीडीआई तो गिटऑप्स का एक पार्ट है इस तरीके। अब आपको ये 6 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये पहले बेसिक में पूछते थे, देन धीरे-धीरे वो एडवांस में गए। तो कुछ जो एडवांस क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि बेसिक्स तो आपको ऐसे भी लिंक्डइन में यहाँ-वहाँ सोर्स में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ, वहाँ वो सब मिल ही जाएँगे कि टेराफॉर्म वर्सेस क्लाउड फॉर्मेशंस क्या होता है। और देन उसके बाद फिर वो ये एडवांस क्वेश्चन पूछे मेरे से। तो अब ये मैं क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है। आप ईकेएस क्या होता है और ईकेएस का जीकेई क्या होता है, अलग-अलग क्लाउड में अलग-अलग कुबरनेटिस का ऑर्केस्ट्रेशन का क्या-क्या नाम है। इस तरीके से मैं क्वेश्चंस में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, अपने सीआई/सीडी पाइपलाइन को एक्सप्लेन कीजिए। ये कॉमन क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। ये इंटरव्यू का टेन्योर ऑलमोस्ट 1 आवर का था, जो बैंडविड्थ उन्होंने सेट किया हुआ था वो 1 आवर का था, 5 टू 6 मुझे टाइम याद है। एंड उस हिसाब से जो ये उन्होंने इसके बीच में 3 कोडिंग राउंड थे, ये आखिरी में नहीं थे, ये समवेयर बिटवीन द ऐसे क्वेश्चंस पूछा, टेराफॉर्म के पहले एक कोडिंग राउंड था। तो उन्होंने स्क्रीन शेयर करके मुझे कोड करने को बोला। एक बोला कि एक पाइथन फाइल लिखिए जिसमें हमने कुछ एपीआईज़ यूज़ किया हो। तो एक ऐसा फंक्शन लिख के दिखाइए जिसमें आपने कुछ एपीआईज़ या कुछ भी एपीआई किया हो सर्विस से कनेक्ट करने के लिए। जैसे एक बोटो 3 होता है, अगर आप किसी को पता होगा तो बोटो 3 एपीआई होता है जो एडब्ल्यूएस सर्विस के लिए यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए फंक्शन को। तो कुछ उस तरीके से एपीआईज़ के थ्रू यूज़ करके फंक्शन नॉर्मल लिखा के दिखा दीजिए। ये ग्रूवी स्क्रिप्ट बोला क्योंकि जेनकिंस में हम ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो उसको पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए आप किस तरीके से ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, छोटा-सा स्क्रिप्ट लिख के दिखाया बोला था। और एक टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखने बोला था S3 बकेट को क्रिएट करने के लिए, वेयर जो है वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए। मीन्स आपका जो वर्जनिंग है S3 बकेट का वो इनेबल होना चाहिए। तो उसका एक टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख के दिखाइए main.pf आप कैसे लिखेंगे। सो इन बिटवीन हो रहा था। ये ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स ऑफ इंटरव्यूज़ का टेन्योर था। जो 1 आवर शेड्यूल था उससे पहले ही 5-10 मिनट ही खत्म हो गया था। फिर 1 आवर अप्रॉक्स का शेड्यूल था एंड यहीं पे लंबे चौड़े डिस्कशंस हुए। इट्स नॉट समथिंग कि क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया, इसमें कुछ काउंटर्स भी थे।
जैसे वर्क स्पेस का मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला कि वो वर्क स्पेस में और क्या-क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, क्या कौन से यूजिंग द वर्क स्पेस। फिर स्टेट फाइल को लेके कुछ पूछा कि अगर वो डिलीट हो गया, करप्ट हो गया तो उसको किस तरीके, तो इसमें काउंटर क्वेश्चंस भी उन्होंने मुझसे पूछे। तो मिड से टफ लेवल था, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो इस तरीके से जब आप 5 प्लस ईयर एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो आपकी क्वेश्चंस की लेवल जो है वो बढ़ जाती है। आधे घंटे बाद मेरे को फिर कॉल आया आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटरव्यू। 6 को मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, ऑलमोस्ट 6:30 6:45 को मेरे को कॉल आया। एचआर का, सचिन जिसका नाम मैंने बताया, उनका ही कॉल आया कि आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है एंड वी आर कंसिडरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो शायद अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करना था, बट इसमें एक चीज़ था कि इसमें 2 सीनियर लीड्स जो यहाँ पे थे वो तो थे ही थे, 2 आर्किटेक्ट लेवल के थे, यूएसए के थे, जिसमें एक इंडियन थे और एक वहीं के थे। तो ये होने वाला था और ये अब यूएसए के जो क्लाइंट्स हैं, तो उसके हिसाब से जो मेरा शेड्यूल कॉल रखा गया था और अगले दिन के रात के 8 बजे रखा गया था। मीन्स लेट नाइट जो 8 बजे शाम का समय होता है, तो उसमें 8 बजे तक आके, क्योंकि यूएसए से कुछ फॉक जॉइन करने वाले थे, जिसमें मुझे नहीं पता था। दो उन्होंने बोला कि यूएसए वालों से आज आपका एक इंटरव्यू होगा, दैट्स विल बी द लेवल 3, सो आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए एंड हाई लेवल डिज़ाइन और क्रॉस रीजनल जो कोलैबोरेशन है उसमें हम फोकस करेंगे। यूएसए से होता तो पहला बार मैं एक्सपोज़र था किसी इंडिया के बाहर ग्लोबल लेवल में इंटरव्यू देने का। बाद में मैंने उस पर्सन के लिंक्डइन प्रोफाइल को सर्च भी किया, तो मिनेपोलिस करके है, मिनियापोलिस यूएसए में, वहाँ के वो पर्सन था और यूएसए वाले का मैंने सर्च भी नहीं किया। तो उनके बारे में सर्च किया और सीनियर डायरेक्टर लेवल के पर्सन थे जिन्होंने मेरा यहाँ इंटरव्यू लिया था, ठीक है। ओके, सो जब ये राउंड हुआ, नेक्स्ट डे ही मेरा ये राउंड हो गया एट इवनिंग आफ्टर 26 आवर जो है उसके अंदर इंटरव्यू था। शाम के समय था, ये 8 बजे मेरा शेड्यूल हुआ था और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। इसका जो ब्लॉक था वो आधे घंटे का ही था, आधे घंटे से 35 मिनट तक चला होगा, तो उसमें कुछ खास नहीं था। हाई लेवल क्वेश्चंस थे लेकिन कम क्वेश्चंस थे। उन्होंने बेसिकली आर्किटेक्ट लेवल से ही क्वेश्चन पूछा कि मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये मेरे रिज्यूम में लिखा ही हुआ था, तो उन्होंने फिर मुझसे वही पूछा कि मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, दैट सपोर्ट द डाटा रेजिडेंसी, फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। तो उसके हिसाब से अगर क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए जो इस तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करे, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जीरो ट्रस्ट कंप्लायंसेस होना चाहिए, कोई ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए आपकी सर्विस पे या कोई भी चीज़ें उसमें कंप्लायंस होना चाहिए एंड डेटा रेजिडेंसी, ठीक है। प्लेटफ़ॉर्म से उसने एक क्वेश्चन पूछा, जो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो यूएस से जो आए थे 2, उसी में से एक जो थे वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। बाकी जो फॉरेन क्लाइंट्स का कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था, यू आर जस्ट इन अ कॉल। और 2 इंडियंस थे जिन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया हुआ था, वो दोनों इंडियंस भी इस कॉल में थे, ठीक है। एचआर ने एडमिट किया और खुद ही गायब हो गए। प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने कॉल किया कि 100 प्लस टीम्स आर डिप्लॉयिंग द माइक्रो सर्विसेज डेली और डिज़ाइन अ सेल्फ सर्विस डेवऑप्स प्लेटफ़ॉर्म यूजिंग Terraform, EKS, GitOps, किस तरीके से दैट एलिमिनेट्स द बॉटलनेक। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय हो रही हैं और डेली, तो आप इसे किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, Terraform किस तरीके से इसमें यूज़ करेंगे, क्लस्टरिंग कैसे करेंगे और GitOps टूल्स क्या करेंगे, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा फेलियर एट स्केल एंड ब्लास्ट रेडियस। तो उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि अबैट Terraform चेंजेस डिलीट क्रिटिकल IAM रूल्स अकाउंट, डिज़ाइन द कंट्रोल्स टू प्रिवेंट दिस एंड इंश्योर रिकवरी विद इन द मिनट। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा किस तरीके से आप इसको करेंगे, आप देखते हैं। उसके बाद कॉस्ट से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फाइनेंस वांट कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हम डे टू डे लाइफ ऑफ डेवऑप्स में ज़रूर सुनेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट को हम जो ऑप्टिमाइज़ करना है, इसके बहुत सारे ये इंटरव्यू पूछते हैं कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र कैसे करें, ठीक है। Vasari wants 99 reliability, design a cost optimized EKS CI/CD architecture without implementing the SLAs। ओके, डिज़ाइन करने का मतलब वर्बली आपको बताना था, हर चीज़ को आपको ऐसे कोई शेयर करके डिज़ाइन करनी थी। ये नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ही मेरा ऑनलाइन हुआ था। फ्यूचर रेडी आर्किटेक्चर, तो हाउ डू यू सी एआई इंटीग्रेटिंग, तो उन्होंने उसका थोड़ा डाउन हुआ। क्वेश्चन को पूछा कि मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स और एआई के कुछ कॉन्सेप्ट्स, अभी एडब्ल्यूएस बेडरॉक जो जिसमें हम क्या है, लो लेवल डिजाइनिंग जो करते हैं, एलएलएम जो बोलते हैं उसको, सो उसको किस तरीके से इसमें क्या-क्या मशीन्स है, क्या-क्या ड्राइंग्स है, तो क्या-क्या मशीन्स है लो लेवल के पे, तो एडब्ल्यूएस बेडरॉक क्या यूज़ करेगा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को, तो इस तरीके से एक ऐड ऑन क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद एक ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी पूछा कि क्या आपने ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी अपनाई है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एंड इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज के लिए।
आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ करते हो? तो मैंने बताया कि कौन जावा हम यूज़ करते हैं लैम्ब्डा फंक्शन से, जिसमें हम जो S3 बकेट्स में जो भी फाइल्स फ़ोल्डर्स होते हैं या ये होते हैं, उसको रेगुलर बेसिस में उसको ग्लेशियर में शिफ्ट कर देते हैं ना, आफ्टर कुछ थर्ड कपल ऑफ डेज़ उसको डिलीट भी कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पार्टीशन करते हैं। अनयूज़्ड रिसोर्सेज़ जो डेव या उसमें टेस्टिंग समय यूज़ हुआ है उसको डिलीशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग डिप्लॉयड यूजिंग दिस स्टैक अप्रोच, सो जो रिसोर्सेज़ है वो सिंगल क्लिक पे डिलीट हो जाते हैं अगर उसमें डिलीशन पॉलिसी ना हो तो। तो इस तरीके से मैंने जो भी प्रोसेस था हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। एंड मोर अपॉन बहुत ही डायरेक्शन लेवल में थे, तो वो बहुत ही एग्जैक्ट टेक्निकल आंसर रिवर्ट कर रहे थे। सो यहाँ तक ही मेरा बात हुआ। उसके बाद कपल ऑफ डेज़ मेरे को कुछ कॉल्स वॉल्स तो किसी की कुछ आए-वाए है नहीं। तो आई माइट थिंक कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, बट क्वेश्चंस उन्होंने हाई लेवल पूछे। आई एम नॉट श्योर कि उनको ये इंटरव्यू उनका पसंद आया कि नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत जगह स्टक हो चुका था। सो मैं भी वहाँ अटक गया, तो इट्स नॉट समथिंग कि अच्छा है, बट उसके बाद फिर वही होता है जो मैंने लिखा हुआ है, राउंड 4 एचआर राउंड होते हैं। आफ्टर अ वीक ही होगा डिस्कशन ऑन लीडरशिप, कल्चर, वैल्यू, अमेरिका सैलरी नेगोशिएशंस। तो यही मोस्टली आपके जो फाइनल राउंड होते हैं वो यही सब में रिवॉल्व करते हैं। मेरा तो नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एचआर राउंड तक इसके अमेरिकन एक्सप्रेस के नहीं पहुँच सका, क्योंकि जो सेकंड राउंड था टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा हाई चले गया था। कुछ क्वेश्चंस तो मेरे को याद भी नहीं है उन्होंने कौन-कौन से टर्म्स से पूछ लिया था। बट इट वाज़ टू फास्ट और वो कोई चीज़ को सुनने को तैयार नहीं थे। सो दैट वाज़ द नेगेटिव जो मैंने इंटरव्यू में फेस किया, कि जो इस डायरेक्शन लेवल में आए थे, वो उतने सपोर्टिव नेचर के नहीं थे। कुछ भी क्वेश्चंस को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसको बीच-बीच में कई बार वो काट के ही काउंटर कर रहे थे। सो दैट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ योर ट्रैक व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सो वहाँ पे उतना मेरे को भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा उतना फ्रूटफुल नहीं रहा अमेरिकन एक्सप्रेस का। सो मैं अपकमिंग अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो मेरा तो नहीं हुआ। बट फाइनल स्टेज होता है जो वीकडेज़ के बाद आपको आ सकती है एचआर के बारे में। लीडरशिप के बारे में ही बात करते हैं, सैलरी नेगोशिएशंस होती है, आपकी नोटिस पीरियड में बात होती है, एंड देन ऑफर लेटर रिलीज़ होता है, ठीक है? ओके, सो ये था मोर अपॉन माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद द अमेरिकन एक्सप्रेस। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने हाई लेवल क्वेश्चंस ही इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस को लेके कुछ क्वेरीज़ हैं, तो डेफिनिटली मुझे रीच आउट कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सीक्रेट्स एक एक छोटा-सा डेमो सेशन मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा उसको अंडरस्टैंड करने में कि ये क्या कॉन्सेप्ट था। जैसे माइक्रो सर्विसेज़ को लेके या जो मल्टी अकाउंट जो रीज़न है, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस पूछता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रादर देन आप एक स्टैटिक डेफिनिशन पढ़ लीजिए और उसमें चले जाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन में आप डीडोस अटैक हो गया, आपके मल्टीपल एनवायरनमेंट को किस तरह से लिंक अप हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आजकल कोडिंग राउंड भी बढ़ गए हैं डेवऑप्स में, साब नॉट समथिंग कि आप डेवऑप्स कोड से टोटली अपने आप को साइडलाइन कर सकते हो, तो वो भी प्रैक्टिस आप बिना इस स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस के भी आप आगे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, तो ये भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ओके? सो ये थी हमारी मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा जो भी मैंने आपको बताया, और इसमें कोई भी क्वेश्चन्स में अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कंसर्न है या कुछ है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेशन होने वाला है डे टू डे लाइफ ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर, जिसके लिए मैं सारे चीज़ लेके आ रहा हूँ, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जो बाकी लोग से भी पूछा है, सीनियर से भी मैंने पूछा हुआ है। इसमें सपोर्ट से लेके प्रोडक्शन से लेके डिप्लॉयमेंट से लेके R&D से लेके हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्या-क्या मिथ है, क्या-क्या ट्रू है, क्या-क्या हेक्टिक शेड्यूल होता है, किस समय फ्री टाइम होता है, क्या-क्या सर्टिफिकेशंस होती है, हर एक चीज़ मैं इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा। तो डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एज़ वेल। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।